नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अब की बार 400 पार। लोकसभा में जब ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही तो उनके विरोधियों ने बड़ा मजाक उड़ाया। कहा 400 पार कहां से आएगा, किस राज्य से आएगा, तमाम तरह के सवाल पूछे गए। मेरा मानना था, अब भी मानना है, लेकिन उसमें एक बात आज नई जोड़ूंगा। ये नारा प्रधानमंत्री ने या ये घोषणा प्रधानमंत्री ने या ये दावा कहें उनका, ये किया था एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस स्थापित करने के लिए विपक्ष पर। अब आप देखिए कि चुनाव के लगभग आखिरी दौर तक यही मुद्दा जो है मुख्य मुद्दा बना रहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। बाकी सब मुद्दे पीछे चले गए और बहुत से समय समय पर मुद्दे उठाने की कोशिश होती रही, लेकिन ये मुद्दा जो है वो उसकी डोमिनेंस में कोई कमी नहीं आई। 400 पार होगा कि नहीं, 400 पार क्यों करना चाहती है भाजपा, 400 पार आ जाएगा उसका तो भाजपा क्या करेगी। भाजपा ने भी जवाब देना शुरू किया कि 400 पार हम क्यों चाहते हैं। तो कुल मिलाकर मुद्दा 400 पार बना रहा। और एग्जिट पोल के आंकड़े आपने देख लिए होंगे शनिवार को, और उनसे जो संकेत मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने जा रही है। मेरा जो तर्क था पिछले वीडियोस में कई में जो मैं बात कर चुका हूं कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी करेगी या नहीं ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लक्ष्य संभावना के दायरे में है। और उसका बड़ा सीधा सा गणित है कि 2019 के चुनाव में एनडीए को जो सीटें मिली वो 353, यानी 400 से सिर्फ 47 सीटें कम। यानी 2024 में एनडीए को, मोदी को अपनी पार्टी और अपने सहयोगी पार्टियों की सीटों में 47 सीटों की बढ़ोतरी करनी थी। ये लक्ष्य जो है बहुत असंभव नहीं लग रहा था, मुझे कम से कम नहीं लग रहा था, बहुत से लोगों को तो लग रहा था कि ये संभव ही नहीं है। लेकिन वो ऐसे लोग थे जो मानते थे कि बीजेपी को अकेले बहुमत ही नहीं मिलेगा, 272 का ही आंकड़ा नहीं मिलेगा। एक सेफोलॉजिस्ट ने एक चैनल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा था वो तो दूसरे तीसरे चरण के बाद, मतदान के बाद ही जो है औंधे मुँह गिर गया। इस तरह की बातें कही जाने लगी। किसी को नज़र आया कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नर्वस नज़र आ रहे हैं। और उससे भी हास्यास्पद बात ये कि कहा गया कि राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। और चुनाव के आखिरी दौर में, मतलब 5वें चरण के बाद से जो है विपक्ष ने दावा करना शुरू किया कि हमारी सरकार बनेगी गठबंधन की, हम सत्ता में आ रहे हैं, बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है। राहुल गांधी 5वें चरण के मतदान के बाद उन्होंने अपनी रैलियों में बोलना शुरू किया कि मोदी जी जा रहे हैं, गुड बाय, टाटा मोदी, इस तरह की बातें बोलने लगे। और उसके अलावा अखिलेश यादव ये दावा करने लगे कि उनकी उत्तर प्रदेश में 80 में से 79 सीट्स आ रही हैं। एक सीट वो वाराणसी की छोड़ रहे थे, उसको भी संदेह के दायरे में बता रहे थे। तो ये जो विपक्ष का बड़बोलापन है, इससे लोगों को लग गया कि ये गंभीर नहीं है, ये कोई वैकल्पिक विजन लेकर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने जहां इनकी राज्य सरकारें हैं वहां कोई वैकल्पिक मॉडल खड़ा करके नहीं दिखाया। ये जो दावा कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो ये करेंगे, जब इनको सत्ता मिली थी तब भी नहीं किया, अभी जहां उनकी राज्य सरकारें हैं वहां भी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, विश्वसनीयता, मैं बार बार कहता हूं कि पब्लिक लाइफ में और ख़ास तौर से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उस पार्टी की, उस नेता की बनती है जो डिलीवर करके दिखाता है। मेरा मानना है कि सभी पार्टियां अच्छी योजनाएं बनाती हैं, सभी सरकारें अच्छी योजनाएं बनाती हैं। फ़र्क होता है उनको लागू करने में, कि किस तरह से लागू किया, किस स्पीड से लागू किया और कितनी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से लागू किया। ये इन चीज़ों का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं बनाई, जो लाभ लोगों को दिया, जो एक लाभार्थी का नया वर्ग तैयार किया जो जाति और धर्म से ऊपर जाता है। मुसलमानों को भी आपने कहते हुए इन चुनावों के दौरान बार बार सुना होगा कि बिना किसी भेदभाव के हमको केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, जहां बीजेपी की सरकार है, उसकी योजनाओं का लाभ मिला। वो वोट देंगे नहीं देंगे इस मुद्दे पर अब आज नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री की भी बात सुनिए
प्रधानमंत्री लगातार अपने कार्यकर्ताओं से कहते रहे कि ये सोचकर मत संपर्क करो कि ये हमें वोट देगा कि नहीं देगा। जब सबका साथ सबका विकास की बात करता हूं तो सबके पास जाना चाहिए। और आपको याद दिला दें, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी हैदराबाद में, जहां उन्होंने पसमानदा मुसलमानों से संपर्क करने की बात कही थी, तब खास तौर से इस बात पर जोर दिया था कि ये सोचकर मत जाइएगा कि हम इनके पास जा रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं तो ये हमको वोट देने लगेंगे। इसके बारे में, वोट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, वोट की सोचकर जाइए मत। इस तरह की बात करता हुआ आज तक कोई नेता दिखाई नहीं दिया कि किसी वर्ग से, किसी संप्रदाय से, किसी समाज से संपर्क करो, उनसे संबंध बढ़ाओ, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करो, लेकिन ये मत सोचो कि वो वोट देंगे कि नहीं। तो मोदी को और नेताओं से ये बातें अलग करती हैं। और इस देश की जनता जो है, मैं मानता हूं कि खास तौर से गरीब और ग्रामीण जनता इन बातों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझती है। उसको समझ में आता है कि किसकी नीयत क्या है, किसका इरादा क्या है। वो बहुत जल्दी भांप लेती है कि कौन सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है, कौन ये काम करने के लिए बोल रहा है। 2 उदाहरण देता हूं, शायद हो सकता है पहले भी दिया हो। एक, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने घोषणा की किसान सम्मान निधि की। इस योजना की घोषणा की और लागू किया इसको 6,000 रुपये साल में किसानों को देने के लिए। और राहुल गांधी ने एक न्याय योजना की घोषणा की कि 6,000 रुपये हर परिवार को, गरीबी रेखा के जो नीचे हैं उस परिवारों के एक सदस्य को या एक परिवार को 6,000 रुपये महीना मिलेगा। अब आप अंतर देखिए, 12 गुना का अंतर। लेकिन लोगों ने 6,000 रुपये साल पर विश्वास किया, 6,000 रुपये महीने पर विश्वास नहीं किया। इसी तरह से मध्य प्रदेश में अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए, लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लागू किया, 2,000 कुछ सौ रुपये जो है वो देने की घोषणा की, उस पर लोगों ने भरोसा किया। लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार ने प्रियंका वाड्रा को बुलाया और घोषणा करवाया कि ऐसी घोषणा होने जा रही है जो गेम चेंजर होगी, मास्टर स्ट्रोक होगा। कहा कि महिलाओं को जो है, हर घर की एक महिला को 10,000 रुपये महीने मिलेगा। लोगों ने भरोसा नहीं किया। तो ये मेरा मानना है कि ये चुनाव जो था, इसका बार बार लोग पूछते थे कि केंद्रीय मुद्दा क्या है। 2014 में मुद्दा था जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का, मनमोहन सिंह की सरकार के भ्रष्टाचार का। 2019 में मुद्दा था राष्ट्रवाद का। इस बार बीजेपी के पास ऐसा कोई सेंट्रल मुद्दा ही नहीं है। और विपक्ष सहित मीडिया का एक बड़ा वर्ग ये समझने मानने को तैयार नहीं हुआ कि इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, उनकी इमेज। इससे बड़ा इस चुनाव का कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा चुनाव का था कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में लाना है या उनको सत्ता से हटाना है। विपक्ष और मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है लगातार इससे इनकार करता रहा। लोग जो है वो सवाल इस तरह के कुतर्क करते रहे कि हर चुनाव में ऐसा होता है, हर चुनाव में प्रधानमंत्री जो भी है या राज्य का चुनाव है तो मुख्यमंत्री जो है उसको लाना है या हटाना है। बिल्कुल होता है, लेकिन ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव था। ये चुनाव नरेंद्र मोदी की इमेज का था। प्रोफेसर बद्री नारायण हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा मुद्दा होता है, एक सेंट्रल थीम होती है, जो सर्वोच्च नेता है उसकी इमेज उसको सपोर्ट करती है। और जब कोई सेंट्रल मुद्दा नहीं होता तो नेता की इमेज जो है वो सेंट्रल मुद्दा बनती है और बाकी मुद्दों को सपोर्ट करती है। ये हुआ है इस चुनाव में। तो नरेंद्र मोदी इस चुनाव का केंद्रीय मुद्दा थे। इस बात को उनके विरोधी समझने में नाकाम रहे, मोदी पर लगातार व्यक्तिगत हमले करते रहे और उनको लगा कि इससे जो है उनको जनता का विश्वास हासिल हो जाएगा। जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, 4 तारीख को असली रिजल्ट आ जाएगा। सभी एग्जिट पोल के आंकड़े एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी खास तौर से और विपक्षी दल, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ही बात करूंगा, उसका कहना है कि भाई 2004 में भी ऐसे ही एग्जिट पोल आए थे, तब भी सब एग्जिट पोल बता रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लौट रही है। अगर आप गए हों राजस्थान या रेगिस्तान में कहीं भी या नहीं गए हैं तो पढ़ा होगा
मरीचिका शब्द सुना ही होगा। मरीचिका क्या होती है? रेत होती है जहां लगता है दूर से कि वो पानी है। तो कांग्रेस के लिए 2004 एक मरीचिका है जो उसे बार बार दिखाई देता है। उसे लगता है कि बिना कुछ किए हम सत्ता में आ सकते हैं। वो ये बात भूल जाती है कि 2004 और 2024 इन 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी का, खासतौर से पिछले 10 सालों में, कायाकल्प हो चुका है। ये 2004 की भाजपा नहीं है। ये 2014 में जो मोदी, अमित शाह और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो भाजपा बनाई, वो भाजपा है जिसका सामाजिक जनाधार इतना व्यापक कभी नहीं रहा। एक समय कांग्रेस को वंचित वर्ग की पार्टी माना जाता था और वो वर्ग कांग्रेस को वोट देता था। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्ग की पार्टी बना दिया है। भाजपा अब गरीबों की पार्टी बन गई है। पहले ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहा जाता था, फिर कहा जाता था कि मिडिल क्लास की पार्टी है, मध्य वर्ग की पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी बन गई। गरीब उससे अपने को रिलेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो है, जो कहता है उस पर भरोसा करते हैं। क्यों भरोसा करते हैं? कि उन्होंने देखा है कि इन्होंने डिलीवर करके दिखाया। 50-55 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के बैंक खाते खुल गए। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर में रसोई गैस का कनेक्शन पहुंच गया। 12-13 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय पहुंच गया। ये इन बातों का महत्व, और बिजली का कनेक्शन करोड़ों लोगों के घरों में पहुंच गया। इन बातों का महत्व वही समझ सकते हैं जो इन सुविधाओं से आजीवन वंचित रहे हैं। जिनको ये सुविधाएं मिल रही हैं जन्म से, उनकी समझ में ये बात, इसका महत्व जो है, नहीं आ सकता। मोदी ने इस जीवन को जिया है, वो समझते हैं। शौचालय की ज़रूरत, उसका कितना असर महिलाओं पर पड़ेगा, ये नरेंद्र मोदी ने देखा है, झेला है अपने परिवार में। तो उनको मालूम था कि इसका क्या असर होगा। जब उन्होंने लाल किले से इस योजना की घोषणा की थी तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया था। खासतौर से राहुल गांधी ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि क्या ये ऐसा विषय है जिसके बारे में प्रधानमंत्री को लाल किले से बोलना चाहिए। अब ये समझ का फर्क समझिए, इस अंतर को समझिए सोच की। राहुल गांधी ने वो गरीबी और वो बदहाली देखी नहीं है। जीने की तो बात ही अलग है। उनको एहसास ही नहीं है कि गरीब के घर में अगर शौचालय बन गया, गरीब घर की महिलाओं का जीवन किस तरह से सुधर गया। और उसके अलावा आयुष्मान योजना, ऐसे तो लगता है कि मेडिकल इंश्योरेंस की योजना है, इसमें क्या खास बात है। दूसरी राज्य सरकारों ने भी किया, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका कारण बताया, जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि चिकित्सा की सुविधा, धन के अभाव में चिकित्सा सुविधा का अभाव सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है महिलाओं को। वो अपनी बीमारी पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती, अपनी बीमारी को छुपा कर रखती हैं। उनको लगता है कि अगर अपनी बीमारी पर पैसा खर्च किया तो परिवार के लिए दिक्कत होगी। वो उस बीमारी को सहन करती हैं और सहन करते हुए बिना इलाज के एक दिन उनके प्राण चले जाते हैं। ये बात इस तरह से सोचकर जो है आयुष्मान योजना शुरू करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए ऐसा कर पाए कि उन्होंने वो जीवन देखा है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास गांव गरीब घरों में देखा है। जिस तरह से देशाटन किया है उन्होंने, देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं, जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया है, उस सब को देखते हुए उन्होंने जो ये योजनाएं बनाई हैं गरीबों के लिए कि एक जनधन अकाउंट, एक बैंक खाता खुल जाना किसी गरीब परिवार के लिए कैसे एक एम्पावरमेंट की तरह है, ये बात नरेंद्र मोदी समझ सकते हैं। इंदिरा गांधी 1969 में इस बात को नहीं समझ रही थी। जब उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया और कहा कि गरीबों की पहुंच से बाहर है बैंक, गरीबों को जोड़ना है बैंक से, बैंकिंग सिस्टम से, फाइनेंशियल सिस्टम से, तो वो सैद्धांतिक बात कर रही थी। उनको इसके व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान नहीं था, उसकी समझ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वो देखा ही नहीं था। अगर देखा होता, अगर उनको समझ होती, तो ये जो आज
50-55 करोड़ बैंक खाते नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खुले हैं, ये 1969 और 70 में ही खुल जाते, नहीं खुले। नेशनलाइजेशन के बाद बैंक गरीबों से दूर रहे, इस बात को नरेंद्र मोदी ने समझा। तो इसलिए आते ही 2014 में लाल किले से जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उसमें जैम ट्रिनिटी की बात की, जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों को जोड़ने की बात की। और उसका असर आप देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मैं मानता हूं इस योजना का हुआ कोरोना के दौरान। कोरोना के दौरान जो लोगों को मदद पहुंच सकी वो इसी जैम ट्रिनिटी के कारण हुई। और इस बात को गरीब आदमी भूला नहीं है और कभी भूलेगा भी नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि गरीब आदमी और कुछ भी हो सकता है, एहसान फरामोश नहीं होता है। तो संकट के समय जिसने उसकी मदद की उसको वो भुला नहीं सकता। ये रिजल्ट जो अभी एग्जिट पोल में दिख रहा है, 4 तारीख को एग्जैक्ट पोल में दिखेगा आपको, वो इसी का नतीजा है, मोदी पर भरोसा। जो लोग पूछते हैं कि इस चुनाव का सेंट्रल थीम क्या था, केंद्रीय मुद्दा क्या था, मैं कहता हूं मोदी पर भरोसा, मोदी पर विश्वास का चुनाव था ये। और लोगों ने एक बार फिर साबित किया है उन्हें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी की गारंटी को लोग मानने को तैयार हैं, दूसरे नेताओं, दूसरी पार्टियों की गारंटी जो उनको मिलने लगी उस पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि ये चुनावी गारंटी है, मोदी की गारंटी को वो मानते हैं कि ये दिल से हमारी मदद के लिए दी गई गारंटी और कार्यक्रम बनाया गया है, इससे हमारा जीवन स्तर सुधारने का इसके पीछे जो है नियत ये है। तो ये फर्क है विपक्ष के नेताओं में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। और ये फर्क जब तक बना रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता। तो आप मान कर चलिए कि 4 तारीख को आप एनडीए को 400 पार करते हुए देख सकते हैं। मैंने जो आकलन किया था 5 मई को एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि किस राज्य में भाजपा घट रही है, कहाँ बढ़ रही है, कहाँ यथास्थिति रहेगी। उसमें जो अनुमान लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले 357 तक सीटें मिल सकती हैं। फिर मैंने कहा था कि कुछ सीटें मैंने एनडीए की इसमें जोड़ दी हैं, तो 5-7 सीटें आप घटा भी सकते हैं। तो मेरा अब भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 350 के ऊपर ही जाएगी। हालांकि अब एग्जिट पोल आने के बाद ये सब बातें कहने का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को नतीजे ही आ जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों की समझ को क्या कहिए जो भारतीय जनता पार्टी को कोई 160, कोई 200, कोई 220, कोई 230 दे रहा था। या तो वो झूठ बोल रहे थे, और अगर वो झूठ नहीं बोल रहे थे तो ये और गंभीर बात है, इसका मतलब उनको वो ज़मीन से पूरी तरह से कट चुके हैं। उनको ज़मीन पर हो क्या रहा है, लोगों के बीच में क्या हो रहा है, लोग सोच क्या रहे हैं, लोग किस तरह से सोचकर फैसला करते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं। इस चुनाव के बारे में आपको जो दावे दिखे दो अलग अलग, उन दावों में जो दूसरे पक्ष का दावा था वो कितना सतही, कितना खोखला और ज़मीनी हकीकत से कितना दूर था, ये 4 जून को आपको इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।